हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम आज की स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना अपने जीवन में विद्यार्थी एक बार जरूर देखता है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर के पास सबसे ज्यादा शक्ति और प्रतिष्ठा होती है। जैसा कि हम सभी ये बात भी जानते हैं कि भारत में आईएएस परीक्षा सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है। इसके 3 मुख्य कारण हैं: द नंबर ऑफ सीट्स, परीक्षा का सिलेबस और उसके साथ ही साथ पेपर की कठिनाई का स्तर। आईएएस परीक्षा में एक आम विद्यार्थी और ग्रेजुएट से लेकर एक डॉक्टर सभी एक ही साथ इस परीक्षा में compete कर सकते हैं। इसीलिए इस परीक्षा की कठिनाई का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इस परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, जिसमें पहले चरण को आईएएस प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे चरण को आईएएस मेंस के नाम से जाना जाता है। आईएएस प्रीलिम्स सिलेबस को यूपीएससी द्वारा बड़े ही आकर्षक ढंग से विषय के नाम लिखकर नोटिफाई किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हिस्ट्री के सिलेबस को हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के नाम लिखकर नोटिफाई किया जाता है। इसीलिए आईएएस प्रीलिम्स के सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आईएएस प्रीलिम्स और आईएएस मेंस के एग्जाम्स का सिलेबस बहुत ही अलग अलग होता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि आईएएस मेंस का सिलेबस आईएएस प्रीलिम्स का विस्तार ही होता है। आईएएस एग्जाम्स के लिए एक बात तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, वो ये है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज अ सिलेबस फॉर आईएएस एग्जाम। आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला जनरल स्टडीज पेपर 1, दूसरा जनरल स्टडीज पेपर 2। आईएएस प्रीलिम्स जनरल स्टडी पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में करने होते हैं। इस पेपर के मार्क्स से ही आईएएस प्रीलिम्स की मेरिट निर्धारित करते हैं। आइए विस्तार से आईएएस प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स जून महीने में आयोजित किए जाते हैं। पिछले साल के मार्च महीने से इस वर्ष के मई महीने तक के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। परीक्षा के 20 दिन पहले तक के समाचार पत्र अवश्य पढ़ने चाहिए। इस सेक्शन से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसकी तैयारी में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से मतलब है कि वो इवेंट्स जो भारत के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर वेपन, यूएनएफसीसी समिट्स, G8 समिट्स, G20, सार्क, यूनाइटेड नेशन समिट्स एटसेट्रा भारत के दूसरे देशों के साथ बायलैटरल रिलेशन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सब के साथ साथ प्रमुख राष्ट्रीय खबरें, खास तौर पर खबरों के पीछे का कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस के सवाल कहीं न कहीं करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस सेक्शन से लगभग 10 से 12 सवाल हर वर्ष पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स हैं। पहला हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि दोनों का एक समान महत्व है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों को इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अधिकांश सवाल इसी टॉपिक से आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से 4 से 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन सभ्यताएं, वैदिक काल, बौद्ध तथा जैन धर्म की विशेषताएं, मंदिर निर्माण का आर्किटेक्चर, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के राज्य, मौर्य वंश, गुप्त वंश, प्रतिहार, चोल, चेरा, पांड्य साम्राज्य, संगम लिटरेचर इत्यादि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिडिवल हिस्ट्री से 2 से 4 प्रश्न तक आ सकते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत पीरियड, मुगल काल, अकबर के शासन के बारे में, तुगलक वंश, सूफी आंदोलन, राजस्थान के शासक, प्रमुख युद्ध, प्रमुख शासकों के प्रशासन के बारे में, यूरोपियन शक्तियों का भारत आगमन तथा इनके बीच संघर्ष इत्यादि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स को मुगल साम्राज्य के पतन, भारत में कंपनी शासन का उदय, 1857 के संघर्ष के कारण, संघर्ष के नेता, 1857 के बाद कंपनी का शासन और बदलाव, कांग्रेस पार्टी के गठन से जुड़े तथ्य, सामाजिक आंदोलन तथा उनसे जुड़े लीडर्स इत्यादि इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में इवेंट्स की टाइमलाइन को अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि इन इवेंट्स के बारे में साधारण रूप से ज्ञान हो सके।
राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन अन्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हर तथ्य के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन तथा उनकी अध्यक्षता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास को कहानी के तौर पर पढ़ने से इतिहास आसानी से याद हो जाता है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड से मतलब यही है कि ज्योग्राफी से जुड़े सारे आयाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस सेक्शन से लगभग 15 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में भारतीय भूगोल से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं तथा ये विषय थोड़ा साइंटिफिक भी है, इसीलिए इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इस सेक्शन में वो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे हिमालय, भारत की नदियां, इंडियन मॉनसून सिस्टम, खनिज संपदा, डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन के डेटा, भारत में बसे अलग अलग ट्राइबल्स इत्यादि। इस सेक्शन में फिजिकल ज्योग्राफी के फंडामेंटल समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट वाटर करंट्स, पैसिफिक ओशन बेल्ट, मिड अटलांटिक रिज, प्रमुख कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, एक्सपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स इत्यादि पढ़ने भी जरूरी हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा। इस सेक्शन से लगभग 10-15 सवाल तक आईएएस प्रीलिम्स में आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सेक्शन आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पूरी जानकारी की अपेक्षा रखता है। इसके अलावा संविधान कैसे कार्य करता है, कानून कैसे बनते हैं, देश कैसे चलता है, सरकार कैसे काम करती है, केंद्र तथा राज्य सरकार से संबंधित इत्यादि टॉपिक्स भी हैं। सिलेबस में पंचायती राज अलग से लिखा हुआ है, इसीलिए पंचायती राज से जुड़े हुए रिकमेंडेशंस और कमिटीज अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। साथ ही पंचायती राज से जुड़े हुए आर्टिकल्स को भी अवश्य अच्छे से पढ़ें। पब्लिक पॉलिसी से ये तात्पर्य है कि सरकार की विभिन्न विषयों के लिए क्या पॉलिसीज हैं तथा सरकार ने इसकी एप्लीकेशन के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। राइट इश्यूज से ये मतलब है कि भारत के नागरिकों को मिलने वाले अधिकार तथा उनसे जुड़े मुद्दे जैसे आधार तथा राइट टू प्राइवेसी एटसेट्रा, फंडामेंटल राइट से जुड़े महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। इस सेक्शन में हर एक टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है तथा उसका सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी डेफिनेशन ही पूछी गई है। इसके साथ साथ विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स का खास ध्यान रखना चाहिए। पॉवर्टी का अर्थ है कि भारत तथा विश्व में पॉवर्टी की परिकल्पना क्या है तथा पॉवर्टी से जुड़े पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन इत्यादि क्या है। इंक्लूजन एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इंक्लूजन दोनों आते हैं। भारत सरकार इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन के लिए क्या क्या स्कीम्स चला रही है, इनके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक्स में पॉपुलेशन तथा उससे जुड़े बहुत सारे आंकड़े आते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, माइग्रेशन डेटा, चाइल्ड सेक्स रेशियोज इत्यादि आते हैं। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं तैयार करनी चाहिए। इस टॉपिक को करंट अफेयर्स से जोड़कर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर तथा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसके लिए सही माध्यम है। इस सेक्शन से लगभग 15 से 18 सवाल तक आते हैं। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इस सेक्शन में एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी तथा क्लाइमेट चेंज से सवाल पूछे जाते हैं। इस सेक्शन से हाल ही में आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में काफी सारे सवाल पूछे गए थे। कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ना होने के कारण इस सेक्शन को तैयार करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि काफी सारे सोर्सेज से इसे तैयार करना पड़ता है। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स इन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज फिनोमिनन इन डिटेल इत्यादि पढ़ने चाहिए।
साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इन सितु, एक्स सितु कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तथा अन्य जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स तैयार करने चाहिए। विश्व स्तर पर आयोजित यूएनएफसीसी की समिट्स, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, नीति आयोग की एनवायरमेंट तथा क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स पढ़ना अनिवार्य है। इस सेक्शन से लगभग 10 सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस सेक्शन को छोड़ा नहीं जा सकता। जनरल साइंस सेक्शन में टेक्नोलॉजी पार्ट नहीं लिखा हुआ है, परंतु इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रश्नों को करंट इवेंट्स की तरह ट्रीट करता है। इस सेक्शन से लगभग 8 सवाल तक पूछे जाते हैं। इस सेक्शन को तैयार करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी का क्लास 10th तक का ज्ञान ही पर्याप्त है। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी तथा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए तथ्य भी तैयार करने चाहिए। इस सेक्शन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को भी तैयार करना चाहिए और उसके साथ ही साथ नए नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस को भी तैयार करना चाहिए तथा वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल पर फंक्शन यानी कार्य करते हैं, इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 1 में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत के मिसाइल कार्यक्रम के बारे में, विभिन्न मिसाइल्स की तकनीक तथा मारक क्षमता के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आईएएस प्रीलिम्स CSAT, आईएएस प्रीलिम्स जनरल स्टडीज 2, जिसे लोकप्रिय रूप से IAS CSAT कहा जाता है, केवल क्वालिफाइंग होता है तथा इसके नंबर आईएएस प्रीलिम्स की मेरिट में नहीं जुड़ते, परंतु इसे पास करना अनिवार्य है। 200 नंबर के इस पेपर को पास करने के लिए 66 नंबर यानी 33% नंबर लाने होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, CSAT पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। इस सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन के जरिए एकाग्रता की जांच करी जाती है तथा ये भी देखा जाता है कि एक विद्यार्थी कॉम्प्रिहेंशन से दिए गए संदेश कैसे समझता है। आईएएस बनने के बाद बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स तथा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़कर तथा उन्हें समझ के ही कोई भी डिसीजन लेना होता है। इसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, केवल प्रैक्टिस से ही इसकी तैयारी की जा सकती है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सेक्शन आईएएस उम्मीदवारों की कम्युनिकेशन स्किल्स की परीक्षा करने के लिए है कि किस तरह कम से कम शब्दों में वह अपने संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग सोर्सेज से टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। NCERT बुक्स इस विषय में मददगार साबित हो सकती हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये सेक्शन आईएएस उम्मीदवारों की लॉजिकल रीजनिंग की परीक्षा लेने के लिए होता है। तार्किक सोच का परीक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक तार्किक सोच ही डेटा का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकती है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक आईएएस ऑफिसर से सबसे ज्यादा उम्मीद सही डिसीजन मेकिंग की होती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे सस्टेनेबल तथा मोस्ट फीजिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस बात का सबसे सही परीक्षण इस सेक्शन में किया जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी का परीक्षण सामान्य तौर पर यह टेस्ट करता है कि एक व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे निर्देशों को समझता है और कैसे समस्याओं को हल करता है। सामान्य मानसिक क्षमता के परीक्षणों में ऐसे पैमाने शामिल हैं जो विशिष्ट निर्माणों जैसे कि मौखिक, यांत्रिक, संख्यात्मक, सामाजिक और स्थानिक क्षमता को मापते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें से हर वर्ष प्रश्न भी पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन सही पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इसका परीक्षण भी किया जाता है। बेस्ट बुक्स के लिए हमारा वीडियो बेस्ट बुक्स फॉर आईएएस प्रीलिम्स जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, it's a goodbye.